बड़ा चिंता में हूँ। जिस तरह का फैसला संभल में हुआ, एक दिन पिटीशन दाखिल होती है, उसी दिन जो है सिंगल पार्टी ऑर्डर हो जाता है, उसी दिन जो है सर्वे टीम बन जाती है। मैं किसी तरह की हिंसा का, पथराव का कोई समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन इसकी आड़ में अगर गोली से न्याय होगा, धार्मिक स्थल हैं जो सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं, आज के समय में वो कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट जो हैं बौद्ध विहारों के आसपास, अगर कल ये लोग आके सर्वे के लिए निचली अदालतों में एप्लीकेशन करने लगे और ये इस तरह चलता रहा, तो अभी झांसी में जो आपने देखा कि 10 बच्चों की जान, मैं जहां से आता हूं नगीना बिजनौर जिले से, मेरे जिले में आईसीयू नहीं है। मायावती जी हमारी सीनियर नेता, उन्होंने बहुत जिम्मेदारी से समाज की सेवा की, एक लंबे समय तक की, और वो समाज को लेकर अभी तक चिंतित। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो काम उनके द्वारा अधूरा रह गया उस काम को हम लोग पूरा करें। नमस्कार। देश में मंदिर और मस्जिद को लेकर विवाद हो रहा है। संभल का विवाद अभी थमा नहीं है कि अजमेर शरीफ का अब जिक्र शुरू हो गया है। इस बीच हमारे साथ यूपी की राजनीति के बड़े चेहरे, उभरते हुए चेहरे कहिए, चंद्रशेखर हमारे साथ हैं, जो कि नगीना से सांसद हैं। पिछली बार चुनाव जीतकर लोकसभा चुनाव में ये सांसद बने, उपचुनाव में भी इन्होंने ठीक ठाक वोट बटोरे। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं, तमाम सवाल पूछेंगे, देश की राजनीति किधर जा रही है, इस पर बातचीत होगी। बातचीत उपचुनावों को लेकर होगी। तो सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, देश की राजनीति किधर जा रही है? संभल में हमने देखा कि सर्वे को लेकर बवाल हुआ, हिंसा हुआ। मैं समझता हूं कि जब हम आज़ादी के 75 साल पार कर रहे हैं, तो आज हमें कंपैरिजन करना चाहिए फर्स्ट डे से, यानी कि 15 अगस्त 1947 से और आज, कि हमने क्या पाया और क्या खोया, और जो सबको एक सूत्र में पिरोने वाले संविधान के जो उद्देश्य थे, जो लक्ष्य थे, हम उनमें से कितनों को प्राप्त कर पाए। क्या आखिरी व्यक्ति पे रोटी, कपड़ा, मकान, पीने के लिए साफ पानी, उसके बच्चों के लिए एजुकेशन, अच्छी चिकित्सा, रोजगार, किसानों की तकलीफें, मजदूरों की तकलीफें, महिला सुरक्षा, इकोनॉमिक रूप से हम लोग कितने सशक्त हो पाए, ये बहुत बड़ा विषय है आकलन करने का। हम किसी दूसरे को कहने से पहले अपने अंदर देखें। डिबेट में जब हमारे यहाँ चर्चा होती है तो हम दूसरे देशों से तुलना करते हैं, लेकिन क्या एक बार हम अपने अंदर झांक के देखते हैं कि हम जो आर्थिक गैर बराबरी उसको कितने बड़े पैमाने पे कमजोर कर पाए, कि जो पर कैपिटल इनकम है वो कहाँ है, रिसोर्स क्या लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे, स्कीम्स जो है उसका लाभ लोगों तक पहुंच पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा। तो हम ये देखते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि इन सब चीजों पे पर्दा पड़ा रहे, तो कुछ नया देना पड़ेगा। और मैं इस कॉन्स्पिरेसी को उसी का हिस्सा मानता हूं, चाहे संभल हो, ज्ञानव्यापी हो, और आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तो एक बड़ा मुद्दा अजमेर शरीफ का भी सामने आ गया है। और ये नहीं पता कल मथुरा का आएगा या कहीं और का आएगा या किसी और स्टेट का आएगा, और ये ज्यादातर वहीं हो रहा है जहां बीजेपी की गवर्नमेंट जो है पावर में। जो निचली अदालतें जो इस सर्वे का निर्णय ले रही हैं, क्या आपको लगता है कि इसके पीछे चंद्रचूड़ का जो है वो पुराना फैसला? सिर्फ चंद्रचूड़ जी का नहीं, एक हाईकोर्ट का भी फैसला है जिसको आज मैं स्टडी कर रहा था। लेकिन मैं फिर आपसे ये कहूंगा कि पार्लियामेंट ने, आप समझिए, देश सिर्फ दीवारों से नहीं बना हुआ है, देश सिर्फ जो है सीमाओं से नहीं बंधा हुआ है। देश दिलों को जोड़ने के लिए संविधान में का जो प्रिम्बल है वो एक ऐसी भावना की स्थापना करता है कि देश का अंतिम व्यक्ति जुड़ा हुआ है, कश्मीर का व्यक्ति और कन्याकुमारी का व्यक्ति आपस में कनेक्ट है। और जब पार्लियामेंट में चर्चा होती है तो वो कश्मीर के व्यक्ति के लिए भी होती है और कन्याकुमारी के लिए भी होती है। अब सवाल ये है कि जब पार्लियामेंट ने वर्शिप एक्ट 1991 बनाया और वो लोकसभा, राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर से कानून बन गया है, उसके बावजूद जहां आज हमें, और अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, सीधी बात करूं, तो अभी झांसी में जो आपने देखा कि 10 बच्चों की जान गई, जहां हम ऐसे दौर में हैं कि हम पे मेडिकल फैसिलिटी भी बहुत अच्छी तरह की नहीं है। मैं जहां से आता हूं नगीना बिजनौर जिले से, मेरे जिले में आईसीयू नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। जहां हम इस हालात में हैं, वहां हम उन सब चीजों से दूर होके जो
हिस्टोरिकल फैक्ट हैं उन पे जो है ज्यादा अच्छा रखना है। मैं मानता हूं कि अगर इसी तरह से इसी गति से आगे बढ़ते रहे तो कल शायद कोई और रिलीजन का आदमी, जैसे बुद्धिस्ट लोग खड़े होकर कहेंगे, क्योंकि ये भी हिस्टोरिकल है हाँ। कि सम्राट अशोक ने बहुत सारे बौद्ध स्तूप बनाए थे और ये भी कई जगह पे कहा जाता है कि बहुत सारे जो धार्मिक स्थल हैं जो सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं आज के समय में वो कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट जो हैं बौद्ध विहारों के आसपास हैं। अगर कल ये लोग आके सर्वे के लिए निचली अदालतों में एप्लीकेशन करने लगे और ये इस तरह चलता रहा तो मैं समझता हूं कि शायद हम लोग इस देश को एकजुट करके आगे बढ़ाने में नाकामयाब साबित हो जाएंगे, जिसकी उम्मीद, जिसका सपना फाउंडिंग फादर्स ने और उन क्रांतिकारियों ने जिन्होंने बलिदान दिया वो देखा था। तो इसका समाधान क्या है? हम चर्चा तो कर रहे हैं लेकिन आप देख रहे हैं कि हर जगह मंदिर मस्जिद का नया मामला आ जा रहा है, दंगे हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, तो इसका क्या समाधान निकाला जाए? क्या करें कि ऐसा ना हो? तो वर्शिप एक्ट 1991 वो यही था कि इस इशू पे अब कोई डिबेट नहीं होगी। 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक स्थल की स्थिति जो थी वो वही रहेगी और ये माना गया कि इससे, क्योंकि धर्म एक सेंसिटिव इशू है, यहां लोग पूरे दिन 16 घंटे का फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, यहां 30 दिन के रोजे रखे जाते हैं। आप समझो ना, हमारे देश में ये बहुधर्मी देश है तो धर्म सेंसिटिव इशू है सबके लिए। तो अगर हम इससे इत्र जो है बुनियादी मुद्दों पे ज्यादा काम करेंगे तो शायद जो है हम इस तरह की कॉन्स्पिरेसी से बचे रहेंगे। और मैं बड़ा चिंता में हूं जिस तरह का फैसला संभल में हुआ, एक ही दिन पिटीशन दाखिल होती है, इस बात को कोई डिसएग्री नहीं करेगा जो मैं आपसे कह रहा हूं। एक दिन पिटीशन दाखिल होती है, उसी दिन जो है सिंगल पार्टी ऑर्डर हो जाता है, उसी दिन जो है सर्वे टीम बन जाती है, शाम को सर्वे के लिए टीम चल जाती है, क्योंकि भारत की सरकार सिस्टम पे आरोप है कि वो बहुत लेजी, जो काम कागज आज गया वो कई महीने बाद जो है वो फाइल